दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो पूरा देखने के बाद आप बन जाएंगे प्रॉपर्टी बाय मामलों के जागरूक ग्राहक। प्रॉपर्टी बाय से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी बाय पेपर वर्क में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है सचिन कोहली। आज मैं आपसे बात करूंगा सेल्स डीड के बारे में। किसी भी प्रॉपर्टी के सेल परचेज प्रोसेस के अंदर सेल्स डीड की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितना कि खाने में नमक। अगर सेल्स डीड बनाते समय कुछ खामियां रह जाती है तो ये आपको आगे जाकर परेशानी में डाल सकती है और कानूनी झंझटों में भी फंसा सकती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 एस्पेक्ट कवर करूंगा सेल्स डीड के बारे में। पहला, क्या है सेल्स डीड। दूसरा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तीसरी, इसको बनाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ अ सेल्स डीड। सेल डीड का मतलब है वो लीगल डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा सेलर की ओनरशिप राइट्स और टाइटल बायर को ट्रांसफ़र की जाती है। ये तभी होता है जब या तो पूरी पेमेंट हो चुकी हो या फिर कुछ पेमेंट बाकी हो फ्यूचर डेट्स के लिए। सेल ट्रांजैक्शन के पूरे अमाउंट को सेल कंसिडरेशन भी कह देते हैं, जिसे कि सेल्स डीड रजिस्ट्रेशन से पहले देना होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि इस पूरे प्रोसेस में पेमेंट जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए, तभी यह सेल्स डीड कहलाएगी। नहीं तो ओनरशिप और भी दूसरी तरह से कन्वेंस डीड के द्वारा भी ट्रांसफ़र हो सकती है। फॉर एग्जांपल विल, गिफ्ट डीड हो गई, एक्सचेंज डीड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि एज अ सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी आपके राइट्स क्या होते हैं। जैसे कि आपका राइट है राइट टू सेल, राइट टू मॉर्टगेज, राइट टू लीज और राइट टू यूज। अब सेल्स डीड बनाने के प्रोसेस को समझने के लिए पहले उसकी स्टेजेस को देखना जरूरी है। जैसा कि स्टेज 1, नेगोशिएशन विद द सेलर। नेगोशिएशन किसी भी तरह की हो सकती है। प्राइस की नेगोशिएशन, मोड ऑफ पेमेंट की नेगोशिएशन, पेमेंट डेट्स पर भी हो सकती है। क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे कि पंखे, ट्यूबलाइट या कुछ और भी इंक्लूड होगा कि नहीं। स्टेज 2 होती है पेमेंट ऑफ एडवांस डिपॉजिट टू द सेलर। ये जनरली 10% होता है और आपको 2-3 महीने का वक्त मिल जाता है पूरी पेमेंट करने का। स्टेज 3, एग्रीमेंट टू सेल। डील फाइनल होने के बाद लीगल एक्सपर्ट्स यह डॉक्यूमेंट बनाते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स पर। इस डॉक्यूमेंट में सारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सेल्स प्राइस क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कितना एडवांस डिपॉजिट लिया हुआ है। कंपनसेशन क्लॉजेज भी होते हैं दोनों पार्टीज़ के लिए कि अगर बायर डील से पुल बैक करता है तो कितनी पेनल्टी देनी होगी, और अगर सेलर डील से पुल बैक करता है तो कितनी पेनल्टी देनी होगी। आगे आती है स्टेज 4, मतलब कि सेल्स डीड प्रिपरेशन का टाइम। जब दोनों पार्टी एग्रीमेंट टू सेल पर साइन कर देते हैं और पेमेंट हो जाती है, फिर लीगल एक्सपर्ट सेल डीड बनाना शुरू करते हैं। आइए एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में डिफरेंस भी समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेल एग्रीमेंट का मतलब है कि फ्यूचर डेट पर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। सेल डीड का मतलब होता है कि इमीडिएट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप। सेल एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपर्टी बाय करने से रिलेटेड सभी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और सेल्स डीड के अंदर बायर एंड सेलर की कंप्लीट डिटेल्स होती हैं और विटनेसेस के भी सिग्नेचर होते हैं। सेल एग्रीमेंट बनता है सेल डीड से पहले नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स पर। उसमें बायर और सेलर दोनों इस पर साइन करते हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री करते हैं। सेल डीड एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रॉपर्टी बायर को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने होते हैं। दोस्तों, ये ध्यान जरूर रखिएगा कि एज पर सेक्शन 54 एंड 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कोई भी सेल एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है तो इन फ्यूचर सेलर में नॉट बी ऑब्लाइज टू ट्रांसफर एनी ओनरशिप और टाइटल टू द बायर, और यह किसी भी कोर्ट में एज एन एविडेंस भी नहीं माना जाता। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सेल्स डीड में क्या और कौन सी डिटेल्स होना जरूरी है। जैसे कि प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिटेल्स होना बड़ा ज़रूरी है, जैसे कि टोटल एरिया, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, प्रॉपर्टी का एड्रेस, बायर एंड सेलर की डिटेल्स जैसे कि नेम, एज, पेरेंट्स नेम, एड्रेस हो गया, पेमेंट डिटेल जैसे कि सेल प्राइस कितना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, एडवांस डिपॉजिट कितना दिया हुआ है। प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स हैंडओवर करने की भी तारीख मेंशन होती है। प्रॉपर्टी पोजेशन के ओरिजिनल पेपर्स हैंडओवर करने की भी तारीख लिखी होती है। और नो लाइबिलिटीज़ गारंटी, मतलब क्लियरिंग ऑफ ऑल ड्यूज बिफोर हैंडिंग ओवर ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस। इसमें कंपनसेशन प्रोविजंस और इंडेमनिटी क्लॉजेस भी होते हैं, मतलब कि इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट या लीगल डिफेक्ट इन द फ्यूचर,
Seller will compensate the buyer for any loss incurred by the buyer at then prevailing market rate. अब सबसे ज़रूरी कि सेल्स डीड को बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होना चाहिए, नो लीगल इनकम्ब्रेंसेस मतलब कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंक्रोचमेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रॉपर्टी गिरवी भी नहीं होनी चाहिए, क्लियर चेन ऑफ टाइटल। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टीज ओनरशिप। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज सोल्ड द कंप्लीट टाइटल इज ट्रांसफर्ड एंड दीज ट्रांसफर्स फॉर्म द चेन। मतलब कि अगर सेलर ने यह प्रॉपर्टी पहले किसी और से खरीदी थी तो वह टाइटल ट्रांसफ़र पेपर भी लेने चाहिए। मॉर्टगेज लोन मतलब कि अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन लिया गया है तो वह भी पूरी तरह से पेड अप होना चाहिए। नॉट अ कंडीशनल डील मतलब कि टाइटल और ओनरशिप ट्रांसफ़र करते समय कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होगी। कोर्ट्स जजमेंट कॉपी, हो सकता है कि पहले कभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट केस रहा हो, जैसे कि कभी फैमिली में हिस्सेदारियों को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने पास कोर्ट की जजमेंट कॉपी भी ज़रूर रखिए। अब सबसे ज़रूरी कि सेल्स डीड को बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि बायर को रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी पे करने पड़ते हैं। बायर और सेलर को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर किसी कारण से कोई पार्टी फिजिकल प्रेजेंट नहीं हो सकती तो ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी पेश करनी पड़ती है। दोनों बायर और सेलर को सेल डीड पर साइन करने होते हैं। 2 विटनेसेस भी ज़रूरी होती है। एट द टाइम ऑफ सेल डीड रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स सेलर से बायर को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सेल डीड एग्जीक्यूशन होने के बाद 4 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। दोस्तों आपके मन में कुछ जनरल से सवाल भी आते होंगे तो उसे भी मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि व्हाट इज़ द स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस इन इंडिया। In most states in India, stamp duty is generally between 5 to 7% of the total value of property, while 1% is charged as a registration fee. दूसरा कभी दिमाग में आता है कि what documents are required for the registration of property. आधार कार्ड भी चल जाता है, पैन कार्ड और any other proof of identity issued by the government. What happens when you fail to register the property? Now this can put you at huge risk. कोई भी सेल एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है तो फ्यूचर में सेलर में क्रिएट अ डिस्प्यूट इन ट्रांसफरिंग एनी राइट और टाइटल टू द बायर, और नॉन रजिस्टर्ड डीड को तो किसी भी कोर्ट में एज एन एविडेंस भी नहीं माना जाता। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद जरूर आया होगा। मैं ऐसे ही डिफरेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हर हफ्ते अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। अभी के लिए बस यही कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।